Only concentrate on what I am going to explain you all now. बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन के टाइप्स होते हैं, बट कंपनी फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशंस के काफी एडवांटेजेस होते हैं जिसके वजह से पीपल प्रिफर इनकॉर्पोरेटिंग अ कंपनी. अब यही कंपनी के क्या सारे फीचर्स होते हैं, कंपनी फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन के क्या सारे फीचर्स होते हैं. सबसे पहला फीचर जो मैंने कल आपको एक्सप्लेन किया था, एंड दैट इज कंपनी फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में ओनरशिप अलग, मैनेजमेंट अलग. तो देखो, याद कीजिए, आप और आपके दो दोस्त अभी भी इस बिजनेस को मैनेज कर रहे हैं. स्टार्टिंग से जब आपने सपना देखा था ये रिटेल शॉप को खोलने का, तब से आप इस बिजनेस में हो. सो यू नो ऑल द इन्स एंड आउट्स ऑफ दिस पर्टिकुलर बिजनेस. सारी चीजें आपको पता है कि कस्टमर कैसा मोबाइल फोन प्रेफर करता है, क्या रेंज देने के लिए वो दुखी नहीं होता है, कौन से सारे फीचर्स मोबाइल में होने चाहिए, क्या कॉलिंग या इंटरनेट ज्यादा जरूरी है या क्या कैमरा ज्यादा जरूरी है. सारी चीजों को आपने एनालाइज किया है और इसीलिए आज आपने सोचा है फैक्ट्री खोलने का, और फैक्ट्री के बाद आज आप इस मुकाम पे आए हो जहां पे आपको आपके बनाए गए मोबाइल फोन्स को करना है एक्सपोर्ट. बट आप जानते हो, जब मैं आम जनता के पास जाऊंगा, ये आप सोच रहे हो, अगर मैं आम जनता के पास जाऊंगा, पब्लिक इशू करूंगा, मैं पब्लिक से पैसे लूंगा और उनको बनाऊंगा सिर्फ और सिर्फ ओनर. मैनेजमेंट अभी भी मैं अपने पास ही रखूंगा, क्योंकि वो लोग जरूर पैसों में उनका एडवांटेज होगा, बट तजुर्बे में एक्सपीरियंस मेरा ज्यादा है. सो आई डोंट वांट टू मिक्स द टू. साल भर हम लोग बिजनेस करेंगे और साल भर बिजनेस करने के बाद जो भी प्रॉफिट आएगा मैं इन लोगों को बांट दूंगा. सो दे विल ऑल्सो गेट द रिटर्न्स फॉर देयर इन्वेस्टमेंट. और मुझे भी जो पैशन था, जो चीज मुझे हमेशा से करनी थी, वो चीज करने का मुझे मौका मिल जाएगा. एंड मनी विल नाउ नॉट बी अ कॉन्स्टेंट. जिस चीज की मुझ में कमी थी वो आप लोगों ने दे दी, और जो चीज आप मुझसे एक्सपेक्ट करते हो वो मैं आपको दे दूंगी. सिंपल, हाँ या ना. तो सबसे पहला फीचर ऑफ अ कंपनी फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, तो हम लोग क्या देख रहे हैं, बेसिकली पहला कॉन्सेप्ट मैं आप लोगों को पढ़ा रही हूं. अभी तक मैं आपको कहना चाहती हूं, हमने कंपनीज एक्ट की टेक्निकली शुरुआत नहीं की है. क्या मैंने अभी तक सेक्शन 1 आप लोगों को पढ़ाया है? नहीं. अभी तक इस एक्ट का इंट्रोडक्शन ही चालू है. ये सारी चीजें एक बार खत्म हो जाएगी, उसके बाद तो क्या, हमें 1 से लेकर 148 तक तो पढ़ना ही है, राइट. बट एक बार ये बेसिक्स आप लोगों का स्ट्रांग है, उसके बाद सेक्शंस को समझने के लिए आपको बहुत ज्यादा आसानी होती है, बिकॉज यू नो व्हाई दिस एक्ट हैज बीन मेड, व्हाट इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ फाइनली इंट्रोड्यूसिंग दिस पर्टिकुलर एक्ट, व्हाई अ कंपनी फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन. तो देखो, ये एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जहां पे देयर इज अ सेपरेशन बिटवीन द ओनरशिप एंड द मैनेजमेंट. तो ओनर्स अलग होते हैं और मैनेजमेंट जो होता है वो अलग होता है. शायद से आपको फाउंडेशन में इसके बारे में मैंने हल्की सी झलक दी थी. जो कंपनी फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन के मैनेजर्स होते हैं, हम उनको क्या कहते हैं? यस, वेरी गुड. दे आर नोन एज द बोर्ड ऑफ डायरेक्ट. तो मैनेजर्स तो हम लोग लेमैन लैंग्वेज में इस शब्द का इस्तेमाल करते हैं. जब हम लॉ को रिफर करेंगे या एग्जामिनेशन में जब आप आंसर्स लिखोगे, आप ये नहीं कहोगे कंपनी के मैनेजर्स, आप कहोगे कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स. वेरी गुड. और ये जो ओनर्स होते हैं ना, ओनर्स, यस, दे आर नोन एज द शेयर होल्डर्स. कुछ लोग कहेंगे मेंबर्स. मेंबर्स इज ऑल्सो अ सब्स्टिट्यूट वर्ड फॉर द ओनर्स. इनफैक्ट अगर बहुत गहराई में जाओ, और हम जाने भी वाले हैं, बट आज नहीं, हम लोग चैप्टर नंबर 4 में जाने वाले हैं, ठीक है. मैं आपको ये चीज बताने वाली हूं. आई एम गोइंग टू गिव यू 10 पॉइंट्स ऑफ डिफरेंसेस बिटवीन अ शेयर होल्डर एंड अ मेंबर. हो सकता है अभी आप लोगों का सिर्फ नॉलेज फाउंडेशन का है, बेसिक नॉलेज है. सो फॉर ऑल राइट नाउ मेरे लिए भी ठीक है अगर आपने शेयर होल्डर भी कह दिया तो भी ठीक है, या अगर आपने मैनेजर भी कह दिया तो भी ठीक है. इट डज नॉट रियली मैटर टू मी, बिकॉज आई नो कि वहां तक मैं आपको लेके नहीं गई हूं. बट इंटर में आई विल गिव यू 10 पॉइंट्स ऑफ डिफरेंसेस बिटवीन इवन अ शेयर होल्डर एंड अ मेंबर. करंटली इट इज ओके, इतने डिटेल में आज नहीं जाना है. आज तो इंट्रोडक्शन है, मुझ पे भरोसा रखो.
सब कुछ होगा बट सही समय पे आपको बताया जाएगा. सो करेंटली ओनर्स मीन्स द शेयर होल्डर्स. अच्छा एक चीज मुझे बताओ, अगर मुझे किसी कंपनी का ओनर होना है, ओनर मतलब आई वॉन्ट टू बिकम अ शेयर होल्डर, क्या मुझे डायरेक्टर होना जरूरी है? नो, इट इज नॉट लाइक दैट. तो से फॉर एग्जाम्पल अगर मुझे इन्फोसिस के शेयर्स खरीदने हैं, आई कैन हैव माई ओन डीमैट अकाउंट एंड कैन आई सब्सक्राइब फॉर द शेयर्स ऑफ इन्फोसिस? यस. इसके लिए क्या मुझे मैनेजमेंट में होना जरूरी है? अरे बोलो ना. नहीं ना. सिमिलरली अदर वे अराउंड, अगर मुझे किसी कंपनी का डायरेक्टर बनना है, डायरेक्टर, क्या मुझे शेयर होल्डर बनना जरूरी है? नो. द आंसर टू दिस क्वेश्चन इज ऑल्सो नो. 1956 एक्ट में इस चीज का रिक्वायरमेंट था. मुझे पता था बहुत सारे बच्चे गलत बोलेंगे, इसलिए मैंने इस चीज को डिस्कस किया. अकॉर्डिंग टू द 2013 एक्ट जो हम लोग पढ़ने वाले हैं, जो आज के जमाने में रेलिवेंट है, it is not necessary to buy the shares in order to become eligible to be a director of a company. Even if you are not the owner, even if you are not the shareholder, still you can become the director of a company. अच्छा, बट क्या ऐसा हो सकता है जैसे कि से अनिल अंबानी है, ठीक है, अनिल अंबानी, he incorporated Reliance Power in 2008. So he is the promoter of this company. He is also the manager, manager मतलब director of Reliance Power. और प्लस उनके पास शेयर्स भी है. तो क्या ऐसा हो सकता है एक ही इंसान कंपनी का प्रमोटर भी है, डायरेक्टर भी है, शेयर होल्डर भी है? ऐसा हो सकता है? ऐसे कैसे? मैंने बोला इसीलिए. Is it possible? Can one person play multiple roles? तो अब देखो, आप और मैं भी तो मल्टीपल रोल्स प्ले कर रहे हैं. आई एम द डॉटर फॉर माई मदर, आई एम द सिस्टर फॉर माई ब्रदर, हाँ या ना? आई एम समबडीज मदर, आई एम समबडीज वाइफ, सो इट इज मी ओनली. बट मैं ही क्या मल्टीपल रोल्स प्ले कर रही हूं? सिमिलरली इवन अंबानी जी, ही इज प्लेइंग मल्टीपल रोल्स. वन एज अ डायरेक्टर, another as a shareholder, and one because he got this idea of incorporating this company and he followed all the steps of getting Reliance Power as a company into existence. He is also known as the promoter of Reliance Industries Limited. So he is playing multiple roles और हर एक roles के अपने rights होते हैं और अपनी duties होती है. As a shareholder, he will get dividend. As a manager, he will be responsible to take part into the day-to-day affairs of Reliance Power Limited. नहीं आ रही है बात समझ में? तो हर एक रोल के अपने राइट्स और अपनी ड्यूटीज होगी जो वो फॉलो करेंगे. ओके, बट ये चीज आप फिट कर दो कि इट इज नॉट नेसेसरी टू हैव शेयर्स इन ऑर्डर टू बिकम द डायरेक्टर, और इट इज नॉट नेसेसरी टू बिकम अ डायरेक्टर इन ऑर्डर टू होल्ड द शेयर्स. पब्लिक कंपनी है, एनी पर्सन, okay, from the public at large can become the owner, that is the shareholder of that particular company. तो देखो, पहला फीचर कंपनी फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन का वो ये है, ओनरशिप अलग, मैनेजमेंट अलग. दूसरा, परपेचुअल सक्सेशन. क्या आप जानते हो परपेचुअल सक्सेशन इस शब्द का क्या मतलब होता है? क्या होता है मतलब? कंटिन्यूअस एग्जिस्टेंस. परपेचुअल मतलब कंटिन्यूअस, सक्सेशन मतलब एग्जिस्टेंस. कंपनी फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन की ये खासियत है दैट इट इज बीन क्रिएटेड बाय लॉ and can only be destroyed by law. It is been created by law and can only be destroyed by law. Members आएंगे, members जाएंगे, but कंपनी जैसी है वैसी की वैसी ही रहेगी. So basically जैसे a company is like an ocean और उसके members जो है वो उसकी बूंद की तरह है. चाहे आपने हजारों बूंदे निकाल दिए या ऐड कर दिए, ओशन की आइडेंटिटी जैसी थी वो वैसी की वैसी ही रहेगी. तो मेंबर्स आएंगे, मेंबर्स जाएंगे, बट सिर्फ और सिर्फ लॉ ही उसको डिस्ट्रॉय कर सकता है. मेंबर्स के आने से या जाने से कंपनी फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन का एग्जिस्टेंस अफेक्ट
होता है या नहीं होता है? नहीं होता है, हाँ या ना? विच इज नॉट द केस इन अ सोल प्रोप्राइटरीशिप एंड अ पार्टनरशिप. सोल प्रोप्राइटरशिप में अगर सोल प्रोप्राइटर की ही डेथ हो गई, शांत हो गया उन्होंने, तो मुझे बताओ क्या प्रोप्राइटरीशिप का भी दी एंड हो गया? अरे हाँ या ना? बट कंपनी फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में ऐसा नहीं होता है. से फॉर एग्जाम्पल देर इज दिस पर्सन, ये एक पर्सन है शर्मा जी. कल मैंने आपको पब्लिक कंपनी के लिए एग्जाम्पल दिया था, डीमार्ट, हाँ या ना? डीमार्ट ने जब पब्लिक इशू किया था ना, पब्लिक इशू 1870 करोड़ रुपीस का किया था. 1870 करोड़ रुपीस का पब्लिक इशू हुआ था, विच वॉज हेविली ओवर सब्सक्राइब. याद है कल मैंने आपको कहा था 300 रुपए का इशू प्राइस था, और आज के जमाने में 3050 इज द करंट मार्केट प्राइस, ओके, ऑफ द शेयर्स ऑफ एवेन्यू सुपरमार्केट्स, हाँ या ना? विच इज डीमार्ट. तो सुनो ना मेरी बात, उसमें से एक शर्मा जी है जिन्होंने क्या किया था, से 50,000 वर्थ शेयर्स लिए थे. उन्हीं के नेबर्स है वर्मा जी, उन्होंने से 10 लाख का इन्वेस्टमेंट डीमार्ट में किया था. बराबर लिखा है ना? हाँ. अब देखो, शर्मा जी को पैसों की बहुत ज्यादा जरूरत है. कैन ही ट्रांसफर द शेयर्स टू वर्मा जी? अरे बोलो ना. डीमार्ट हम देख रहे हैं ना, ये कंपनी जो है कौन सी है? डीमार्ट. इज इट अ पब्लिक कंपनी? आर द शेयर्स ट्रांसफरेबल? फ्रीली ट्रांसफरेबल? तो शर्मा जी अपने शेयर्स वर्मा जी को बेचना चाहते हैं, क्या वो बेच सकते हैं? अगर शर्मा जी ने अपने शेयर्स वर्मा जी को बेच दिए, क्या कंपनी का सक्सेशन खत्म हो जाएगा? क्या कंपनी को बंद करना पड़ेगा कि कंपनी का ओनर चले गया, अब कंपनी को भी बंद कर दो? क्या ऐसी हालत होती है? तो मेंबर आएगा, मेंबर जाएगा, बट इससे क्या कंपनी के एग्जिस्टेंस को फर्क पड़ता है? कंपनी जैसी है क्या वैसी की वैसी ही रहेगी. इसमें और एक चीज आ जाती है, एंड दैट इज कंपनी में होती है ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ शेयर्स. ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ शेयर्स. शेयर्स आर ट्रांसफरेबल, हाँ, डिपेंडिंग अपॉन आपकी कंपनी पब्लिक है या प्राइवेट है, या तो आपके शेयर्स आर फ्रीली ट्रांसफरेबल, या तो अभी भी आपके शेयर्स तो ट्रांसफरेबल है, बट नाउ यस देयर विल बी सर्टेन रिस्ट्रिक्शंस. आप देखो ना, फ्लिपकार्ट प्राइवेट लिमिटेड जब इनकॉर्पोरेट हुआ था 2007 में, सचिन और बिन्नी बंसल 50% के मालिक थे. 50% सचिन and 50% बिन्नी बंसल. ओके, दो दे आर शेयरिंग अ कॉमन सरनेम, दे आर नॉट ब्रदर्स, दे आर फ्रेंड्स. कुछ लोगों को लगता है दे आर ब्रदर्स, दे आर फ्रेंड्स, सचिन बंसल एंड बिन्नी बंसल. सुनो ना, 50% के वो ओनर्स थे, ओनर्स ऑल्सो, प्रमोटर्स ऑल्सो एंड मैनेजर्स ऑल्सो ऑफ फ्लिपकार्ट प्राइवेट लिमिटेड. बट अब देखो ना, आज जो करंट होल्डिंग्स है, कल ही मैंने आपको बताया था, इनफैक्ट Sachin Bansal does not hold even a single share in Flipkart Private Limited. मतलब क्या उन्होंने अपने शेयर्स किसी और को बेचे हैं? किसको बेचे हैं? वॉलमार्ट को बेचे हैं ना. मतलब क्या प्राइवेट कंपनी के शेयर्स भी ट्रांसफरेबल होते हैं? बट देयर वर सर्टेन रिस्ट्रिक्शंस. कैसी रिस्ट्रिक्शंस? जब हम आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन के बारे में पढ़ेंगे ना, सेक्शन नंबर 5, तब मैं आपको बताऊंगी कैसे कैसे रिस्ट्रिक्शंस होते हैं. प्राइवेट कंपनी के शेयर्स कैन नॉट बी ट्रांसफर्ड, ओके, टू say for example a minor or an insolvent person, to a competitor, or the shares should first be offered to the existing holders, then you can go to an outsider. ऐसे कुछ examples है जिसके restrictions आप add कर सकते हो in your article of association. साथ ही साथ इवन बिन्नी बंसल इज ओनली होल्डिंग 8 to 9% ऑफ शेयर्स ऑफ फ्लिपकार्ट प्राइवेट लिमिटेड. उन्होंने भी तो अपने मेजॉरिटी शेयर्स बेच दिए ना. तो क्या प्राइवेट कंपनी के शेयर्स भी ट्रांसफरेबल होते हैं? बट देयर विल बी सर्टेन रिस्ट्रिक्शन. और अगर पब्लिक कंपनी है, कुछ टेंशन ही नहीं है.
पब्लिक कंपनी के शेयर्स आर फ्रीली ट्रांसफरेबल. देयर आर नो रेस्ट्रिक्शंस इन केस ऑफ अ पब्लिक कंपनी. तो क्या शेयर्स ट्रांसफरेबल होते हैं? ओनरशिप अलग, मैनेजमेंट. क्या कंपनी फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन का होता है परपेचुअल सक्सेशन? होता है या नहीं? साथ ही साथ माय डियर फ्रेंड्स, हर एक कंपनी का होता है अपना शेयर कैपिटल. क्या होता है? व्हाई इज दिस कैपिटल कॉल्ड शेयर कैपिटल? क्योंकि देखो, अब आप खुद देखो, ये 1870 करोड़ रुपीस जो है, 1870 करोड़ रुपीस सिर्फ और सिर्फ क्या वर्मा जी ने दिए हैं? या सिर्फ और सिर्फ क्या शर्मा जी ने दिए हैं? या सिर्फ क्या आपने या मैंने दिए हैं? अगर हम देखते हैं, शर्मा जी ने ये 1870 करोड़ में से 50,000 दिए हैं. सो बेसिकली शर्मा जी के नजरिए से देखो, शर्मा जी कह सकते हैं कि सुनो ना मेरी बात, I have contributed 50,000 out of that 1870 crore rupees. Similarly, वर्मा जी कह सकते हैं मेरे 10 लाख रुपए है ये 1870 करोड़ रुपए में से. Similarly, this person must have invested some 5 lakhs. इसने 5,000, इसने 2,000, इसने 20 लाख. So this capital is being shared by every owner of the company. थोड़ा थोड़ा करके सबने ये पैसा दिया है, और सबने पैसा देने के बाद हमारा कॉर्पस जो है वो जमा हुआ है. सो बेसिकली बिकॉज दिस कैपिटल इज नॉट ओन्ड बाय वन पर्सन, इट इज बीन शेयर्ड बाय एवरीवन. दिस कैपिटल इज नोन एज शेयर कैपिटल. वो सिंगली ओन्ड नहीं है, इट इज बीन शेयर्ड by many people. In fact, public company में तो unlimited number of members हो सकते हैं. And because it is being shared by everyone, this capital is known as share capital. और आप लोग जानते हो शेयर कैपिटल के भी टाइप्स होते हैं. कौन से? Equity share capital and preference share capital. What are equity shares? लीगल डेफिनेशन कहती है जो शेयर्स प्रेफरेंस नहीं है वो इक्विटी है. सच में? तो प्रेफरेंस क्या है? जो इक्विटी नहीं है. सिंपल. बोलो प्रेफरेंस क्या है? हाँ, जिनके पास 2 प्रेफरेंशियल राइट्स होते हैं. ऐसे शेयर होल्डर्स जिनके पास क्या होते हैं? 2 प्रेफरेंशियल राइट्स. कौन से? पेमेंट ऑफ डिविडेंड एंड रीपेमेंट ऑफ कैपिटल ड्यूरिंग द वाइंडिंग अप. आप लोगों को पता है या नहीं पता है? फाउंडेशन में दिया था ना इसका इंट्रोडक्शन. इक्विटी शेयर कैपिटल वो होता है जो प्रेफरेंस नहीं होता है, और प्रेफरेंस क्या होता है? जो इक्विटी नहीं होता है, जिसके 2 प्रेफरेंशियल राइट्स होते हैं ओवर द इक्विटी शेयर्स. वन इज द पेमेंट ऑफ डिविडेंड. नाम में लिखा है प्रेफरेंस. प्रेफरेंस मतलब प्रायोरिटी देना. तो पहले डिविडेंड अगर देना है, पहले हम प्रेफरेंस शेयर्स को देंगे और उसके बाद हम इक्विटी शेयर होल्डर्स को देंगे. सिमिलरली जब कंपनी वाइंड अप हो रही है तो कैपिटल के रीपेमेंट के वक्त पहले हम लोग क्या देंगे? प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स का कैपिटल रीपे करेंगे, और उसके बाद वी विल गिव द कैपिटल टू आर इक्विटी शेयर होल्डर्स. तो देखो 4 फीचर्स अभी तक बता दिए मैंने आपको. 1, ओनरशिप अलग, मैनेजमेंट अलग. उसके बाद परपेचुअल. तीसरा ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ शेयर्स. चौथा शेयर. नेक्स्ट आप लोग मुझे बताओगे कंपनी जो होती है क्या वो आर्टिफिशियल होती है या फिक्टिशियस होती है? बट आर्टिफिशियल और फिक्टिशियस मतलब सेम ही होता है ना? अरे बोलो ना. सेम नहीं होता है. कैसे अलग अलग? ओके, वेरी गुड. फिक्टिशियस मतलब इमेजिनरी, मतलब काल्पनिक. समथिंग दैट ओनली एग्जिस्ट इन योर इमेजिनेशन. जैसे कि स्पाइडरमैन इज जस्ट एन इमेजिनेशन. वो काल्पनिक है. हाँ या ना? अरे बोलो ना. या शक्तिमान सिर्फ इमेजिनरी है. देसी भी एग्जाम्पल देना पड़ेगा ना. तो छोटा भीम. अच्छा,
तो ये सारी चीजें जो है ये काल्पनिक है. इट ओनली एग्जिस्ट इन योर इमेजिनेशन. बट क्या कंपनी इमेजिनरी है? अरे हम तो देख रहे हैं ना, एक्चुअली हम लोग देख रहे हैं टाटा मोटर्स, रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड, हाँ है ना. तो अब ये इमेजिनरी नहीं है बट ये रियल भी नहीं है. तो ये क्या है? आर्टिफिशियल है. रियल तो आप और मैं हूं. ओके, दिस इज एन एंटिटी विच इज क्रिएटेड बाय लॉ. तो कानून की आंखों से देखो, क्या आपको ये कंपनी नजर आ रही है? जी हाँ, इट इज एन आर्टिफिशियल पर्सन. जैसे कि देखो, देर इज अ नेचुरल रोज, अ फ्लावर, और बहुत बार ऐसा होता है घर को सजाने के लिए हम लोग आर्टिफिशियल फ्लावर्स लेके आते हैं. दोनों एग्जिस्टिंग है, फिक्टिशियस कुछ भी नहीं है. नहीं समझ में आ रहा है? दोनों रियलिटी में एग्जिस्टेंस है, आप महसूस कर सकते हो. अरे कर सकते हो या नहीं? सिर्फ डिफरेंस क्या है, ये जो नेचुरल रोज है इट हैज गॉट अ नेचुरल बर्थ एंड दिस आर्टिफिशियल रोज वाज क्रिएटेड बाय द ह्यूमंस. सिमिलरली आप और मैं, वी आर नेचुरल पर्संस. वी आर नेचुरल पर्संस. कंपनी भी एक पर्सन है बट इट इज नॉट हैविंग अ नेचुरल बर्थ लाइक यू एंड मी. It is created by us only through our law, which is the Companies Act 2013. और सेक्शन 7 में हम देखने भी वाले हैं कि कंपनी को इनकॉर्पोरेट कैसे किया जाता है. So basically it is been made, created by us. So therefore it is called as an artificial person. But fictitious मत कहना, it is an artificial person. Yes or no guys? अब अगला सवाल जो है, अगला सवाल इज कम ऑन फॉर माई लाइव स्ट्रीमिंग स्टूडेंट्स ओनली. ओके, तो लाइव बैच के बच्चे मत बोलो, सिर्फ ये वाले बच्चे बोलेंगे ग्रुप में. प्रॉम्प्ट नहीं करना है, नहीं तो इन लोगों को जवाब मिल जाएगा. ठीक है, सोचना है आपको, आप लोग दिमाग में सोचना है. लेटर ऑन आई विल कम टू यू. एक सेंटेंस मैं आप लोगों को पूछ रही हूं. ओके, ऑल माई वर्चुअल स्टूडेंट्स हु आर वॉचिंग मी राइट नाउ, आपको बोलना है मुझे, इज दिस ट्रू और इज दिस फॉल्स. कंपनी, फर्म और ऑर्गेनाइजेशन की लायबिलिटी लिमिटेड होती है. लिमिटेड, यू ऑल जस्ट थिंक. ओके, कंपनी, फर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन की लायबिलिटी जो है लिमिटेड होती है. लिमिटेड. इज दिस सेंटेंस ट्रू और फॉल्स? ट्रू या फॉल्स? चलो आई साइमल्टेनियसली, जब तक मेरे लाइव बैच, ये लाइव स्ट्रीमिंग के बच्चे जवाब दे रहे हैं, आई विल जस्ट कंडक्ट अ पोल विथ यू ऑल. हाउ मेनी ऑफ यू ऑल फील कि कंपनी, फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन की लायबिलिटी लिमिटेड होती है? ये सेंटेंस मेरा ट्रू है. रेज योर हैंड. ट्रू, कंपनी की लायबिलिटी लिमिटेड है. ट्रू है. कितने लोग कह रहे हैं? बस इतने से लोग ट्रू कह रहे हैं. तो फॉल्स कितने लोग कह रहे हैं? और बाकी के डोंट नो. मैम आप ही चूज कर लो, ट्रू या फॉल्स. ओके, लेट्स सी. सो चंचल, लाइव स्ट्रीमिंग के बच्चे चंचल और वंशिका ने एकदम सही जवाब दिया है. और मेरे, आई एम सो हैप्पी फॉर यू ऑल ऑल्सो, मेजॉरिटी लाइव फेस टू फेस बैच के बच्चों ने भी एकदम सही जवाब दिया है. माय डियर फ्रेंड्स, दिस सेंटेंस दैट आई टोल्ड यू ऑल इज फॉल्स. कंपनी की लायबिलिटी लिमिटेड नहीं होती है. तो मैम हम तो बचपन से यही सीखते हैं, लिमिटेड लायबिलिटी, लिमिटेड लायबिलिटी, लिमिटेड लायबिलिटी, और अचानक से आप बोल रहे हो लायबिलिटी लिमिटेड नहीं है. मतलब मैम क्या चल क्या रहा है? कुछ समझ में नहीं आ रहा है. कल भी तो मैंने कहा था लायबिलिटी लिमिटेड है, लायबिलिटी लिमिटेड है, और आज अचानक से मैं कह रही हूं नहीं नहीं, कंपनी की लायबिलिटी लिमिटेड नहीं है. हो क्या रहा है ये? इट इज द लायबिलिटी ऑफ द मेंबर्स दैट इज लिमिटेड. इट इज द लायबिलिटी ऑफ द मेंबर्स दैट इज लिमिटेड. कंपनी, फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन की लायबिलिटी अनलिमिटेड ही होती है, जिसके वजह से तो कंपनीज इंसॉल्वेंट डिक्लेयर किए जाती है. किंगफिशर एयरलाइंस की देख लो आप बात. इट वॉज नॉट इन अ पोजिशन टू पे इट्स डेट एंड दस इट वॉज डिक्लेयर्ड इंसॉल्वेंट. विजय माल्या की पर्सनल एसेट्स कहाँ यूज हुई है डेट को रीपे करने के लिए? हुई है क्या?
अरे बोलो ना, क्योंकि वो तो ओनर और मैनेजर थे, तो उनको जितना शेयर्स पे लायबिलिटी थी उतना ही देना पड़ा, बाकी उनकी पर्सनल एसेट्स इस्तेमाल नहीं की गई है कंपनी के डेट्स को रीपे करने के लिए. इट इज द लायबिलिटी ऑफ द मेंबर्स दैट इज लिमिटेड. और यही मेंबर्स की लायबिलिटी कैसे डिफाइन होती है? डिपेंडिंग अपॉन व्हाट काइंड ऑफ कंपनी यू आर. कंपनीज के टाइप आपको पता है क्या? लिमिटेड बाय, लिमिटेड बाय एंड अनलिमिटेड. अरे सब कुछ पता है आप लोगों को. कल से ज्यादा एनर्जी आज लग रही है और थोड़े से ओपन अप भी हो गए हो. कल एकदम डर के रह रहे थे, आज क्या? आज मोटिवेशन मिल गया. क्या बात है. सो यस, डिपेंडिंग अपॉन आपकी कंपनी किस टाइप की है उसी के हिसाब से लायबिलिटी लिमिटेड होती है. डिटेल में इसके बारे में भी पढ़ाया जाने वाला है, बिकॉज आई एम गोइंग टू टीच ऑल द टाइप्स ऑफ कंपनीज, है ना. सिर्फ छोटा सा एग्जांपल देती हूँ. सपोज कंपनी इज लिमिटेड बाय शेयर्स और कंपनी की फेस वैल्यू, ये पता है आपको फेस वैल्यू? अकाउंट्स में पढ़ा आप लोगों ने, कंपनी अकाउंट्स इज 10 रुपीज. ये 10 रुपीज में से मैंने 8 रुपए दिए हैं. 8 रुपए मतलब अभी लाइफ टाइम में कंपनी मुझसे कितने पैसे मांग सकती है? चलो मैंने 2 रुपए भी दे दिए, मतलब नाउ माई शेयर्स आर ऑफ ₹10 ईच, फुली पेड अप. आज कंपनी को एक्सपैंड करना है और पैसे चाहिए, क्या कंपनी मुझसे पैसे मांग सकती है? चाह कर भी कंपनी 2 क्या 1 रुपया भी मुझसे नहीं मांग सकती. मेरी लायबिलिटी अब एक्सटिंग्विश मतलब अब खत्म हो चुकी है. तो जितनी कंपनी के शेयर्स की फेस वैल्यू होती है उतने हद तक ही कंपनी मुझसे पैसे मांग सकती है. सो इट इज द लायबिलिटी ऑफ द, अरे बोलो ना, मेंबर्स दैट इज लिमिटेड. वापस से बोलो मेरे साथ पूरा सेंटेंस. इट इज द लायबिलिटी ऑफ द, ओके. आपने इस चीज के बारे में कभी सुना है? कॉमन सील. व्हाट इज अ कॉमन सील? देखो अभी आप और मैं नेचुरल पर्सन है, सो वी हैव अ सिग्नेचर, बट कंपनी तो आर्टिफिशियल है ना. क्या वो खुद के लिए साइन कर सकती है? नहीं. तो बेसिकली कंपनी की सिग्नेचर होती है इन द फॉर्म ऑफ अ कॉमन सील. ओके, जहां कहीं पे भी आप कॉमन सील अफिक्स करते हो, माना जाएगा कंपनी ने उस कॉन्ट्रैक्ट के लिए अपना कंसेंट दिया है. बट अब देखो, फाइनली एट द एंड ऑफ द डे कंपनी ये कॉमन सील नहीं लगा सकती है, ना खुद साइन कर सकती है, ना कॉमन सील लगवा सकती है. क्या उसमें जान है? उसके बिहाफ पे कोई सील लगवाता है, हाँ या ना? तो इसीलिए 2015 में इस एक्ट में अमेंडमेंट आया और कहा गया आज के बाद कॉमन सील इट इज नॉट मैंडेटरी, मतलब इट इज ऑप्शन. अगर आप चाहो आप कॉमन सील ले सकते हो, बट अगर आप ना चाहो तो कॉमन सील अफिक्स ना करते हुए एनी 2 डायरेक्टर्स कैन साइन. ये 2 डायरेक्टर्स ने अगर साइन कर दिया, माना जाएगा कंपनी ने अपना कंसेंट दे दिया. तो बताओ मुझे, आज के जमाने में कॉमन सील मैंडेटरी मतलब कंपलसरी है या ऑप्शनल है? तो अगर ना भी है तो भी क्या चलेगा? पक्का? शेयर कैपिटल हो गया क्या? और एक लास्ट है दैट इज सेपरेट लीगल एंटिटी, विच इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट. बट उसके पहले मैं चाहती हूं कि आप लोग ये सब कुछ लिख लो. क्या आप लोगों ने एक सेपरेट नोटबुक लॉ के लिए लाई है? All my students, live as well as virtual students, please maintain a separate notebook for law. और यहां से शुरुआत कीजिए लिखने की. I'll play a song for you all and you all can simultaneously write it down. Which song should I play? Suggest me some good song. कौन सा सॉन्ग प्ले करूं?
एनी सॉन्ग. पंजाबी सॉन्ग सुनने हैं? प्रॉपर बॉलीवुड सॉन्ग सुनने हैं? कि मराठी सॉन्ग्स? कौन से बोलो बॉलीवुड से? कौन सा? हरियाणी. हे भगवान, आई हैव नो आइडिया हरियाणी सॉन्ग्स का. कौन सा गाना लगाओ, जल्दी बोलो. 60 years of कर हो गया. नहीं, नीचे के पॉइंट्स नहीं लिखने. एक बार मैं सारे फीचर्स एक्सप्लेन कर दूंगी, उसके बाद एक मेमोरी टेक्निक है, उसके साथ साथ आप लिखोगे. अभी मत लिखो कुछ भी. बोला था ना मैंने, पिच पिच क्यों कर रहे हो आप लोग कि फीचर्स मत लिखो. हाँ ठीक है, कोई बात नहीं, इट्स ओके, वापस से लिख दो. चलो, एक आखिरी फीचर बस मेरा बचा हुआ है, एंड दैट इज सेपरेट लीगल एंटिटी. बहुत ध्यान देना, जैसे मैंने यहां पे स्टार मार्क भी ड्रॉ किए. दिस पॉइंट इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट. कंपनी फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन इज हैविंग अ सेपरेट स्टेटस इन द आईज ऑफ लॉ. जब मैं कहती हूं सेपरेट स्टेटस, सेपरेट फ्रॉम व्हाट? सेपरेट आइडेंटिटी फ्रॉम इट्स मेंबर्स. मतलब कंपनी अलग और मेंबर्स अलग, कंपनी अलग और डायरेक्टर्स अलग, कंपनी अलग और उसके एम्प्लॉइज अलग. देखो, सोल प्रोप्राइटरीशिप में और पार्टनरशिप में ऐसा नहीं होता है. पार्टनर्स ही फर्म होते हैं और फर्म ही पार्टनरशिप होता है. नहीं समझ में आ रही है बात? मतलब जैसे कि सपोज मैं और आप, हम दोनों ने मिलकर एक पार्टनरशिप फर्म खोली है, हम लोगों को ही माना जाएगा एज द फर्म, और फर्म ही मतलब हम है, मतलब हमसे ही फर्म जुड़ी हुई है और फर्म ही हम होते हैं. हमको सेपरेट किया ही नहीं जा सकता है. वी कैन नॉट बी सेपरेटेड, वी आर वन एंड द सेम. वैसे ही सोल प्रोप्राइटरीशिप का तो सवाल ही नहीं उठता. वहां पे तो एक ही बंदा है जो सब कुछ कर रहा है उस पर्टिकुलर सोल प्रोप्राइटरीशिप के लिए. पैसा ला रहा है, मैनेजमेंट देख रहा है, कस्टमर संभाल रहा है, काम भी कर रहा है, सब कुछ वो अकेला ही कर रहा है. इट इज अ वन मैन शो. बट कंपनी फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में ऐसा नहीं होता है. हमने कानून के तहत कंपनी को दी है एक सेपरेट आइडेंटिटी. जब मैं कहती हूं सेपरेट आइडेंटिटी दी है, किसके कंपैरिजन में सेपरेट आइडेंटिटी दी है? एज कंपेयर्ड टू इट्स डायरेक्टर्स एंड द शेयर होल्डर्स. हम ये नहीं कह सकते कि अगर हम शेयर होल्डर्स है, हम ही कंपनी है. कल जाके सपोज हम लोग सब इन्फोसिस के शेयर्स खरीद लेते हैं, ओके, वी बिकम द ओनर्स ऑफ इन्फोसिस. वी डू नॉट बिकम इन्फोसिस. अंडरस्टैंड दिस. वी विल बिकम द ओनर्स ऑफ इन्फोसिस. हम इन्फोसिस खुद नहीं बनेंगे. इन्फोसिस एक कंपनी है जिसकी आइडेंटिटी आपसे और मुझसे अलग है. And we will be called as the owners of Infosys. वैसे ही अंबानी जी will be called as the director of Reliance Power. He will not be called as Reliance Power. Reliance Power अलग और अंबानी जी अलग. इनफैक्ट ऐसा भी हो सकता है कि आप कोई कंपनी के प्रमोटर थे, ओके, डायरेक्टर भी थे, शेयर होल्डर भी थे, बट आज नहीं हो. सचिन बंसल वॉज द प्रमोटर. खैर आज भी वो प्रमोटर है, और प्रमोटर तो वो जिंदगी भर ही रहेंगे बिकॉज ही गॉट द आइडिया ऑफ इनकॉर्पोरेटिंग दैट कंपनी. बट नाउ करेंटली ही इज नॉर द डायरेक्टर नॉर द ओनर, मतलब शेयर होल्डर ऑफ फ्लिपकार्ट प्राइवेट लिमिटेड. मतलब फ्लिपकार्ट एक अलग व्यक्ति है जिसके सचिन बंसल प्रमोटर थे,
और है और रहेंगे, बट आज वो ना ही उसके शेयर होल्डर है और ना ही उसके डायरेक्टर। वैसे ही हु इज नारायण मूर्ति? इन्फोसिस के प्रमोटर है, प्रमोटर हमेशा रहेंगे, बट करंटली ही इज नॉट द मैनेजर। इज ही द मैनेजर? नो, ही इज नॉट द मैनेजर। वैसे ही सपोज हो सकता है घर में योर फादर और योर एल्डर ब्रदर वर्क्स फॉर इन्फोसिस, हाँ या ना? हम ये नहीं कह सकते ही इज वर्किंग फॉर नारायण मूर्ति। क्या हम ये कहेंगे? सुनना अमर, आवाज में कुछ तो प्रॉब्लम आ रहा है, माइक के एको हो रही है। क्या हम ये कहेंगे कि अगर आप इन्फोसिस के लिए, मतलब इफ यू आर एन एम्प्लॉय ऑफ इन्फोसिस, यू आर वर्किंग फॉर नारायण मूर्ति, क्या हम ये कहेंगे? या अगर आप रिलायंस पावर के लिए काम कर रहे हो, क्या हम ये कहेंगे आप अंबानी जी के लिए काम कर रहे हो? अरे बोलो ना। हम लोग क्या कहेंगे? आई एम एन एम्प्लॉय ऑफ रिलायंस पावर, आई एम एन एम्प्लॉय ऑफ इन्फोसिस लिमिटेड। अरे बोलो ना। या अगर आप शेयर होल्डर हो इन्फोसिस के, आप ये नहीं कहोगे नारायण मूर्ति जी ने मुझे डिविडेंड दिया है, आप यही कहोगे इन्फोसिस लिमिटेड ने डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट किया है। मतलब यहां पर मैं आपको जो कहने की कोशिश कर रही हूं वो ये है, इन्फोसिस अलग एंड नारायण मूर्ति जी अलग, रिलायंस पावर अलग और अंबानी जी अलग। रिलायंस पावर हैज गॉट अ सेपरेट आइडेंटिटी इन द आईज ऑफ लॉ। और इसी चीज को एक्सप्लेन करने के लिए आई वॉन्ट टू गिव यू ऑल 3 केस लॉस। 3 केस लॉस हम देखने वाले हैं जिसका फाइनल जजमेंट यही आया कि कंपनी अलग, डायरेक्टर्स अलग, कंपनी अलग, ओनर्स अलग, और कंपनी अलग, एम्प्लॉइज अलग। सबसे पहला केस, चेक चेक चेक, क्या हुआ? हो रहा है क्या शुरू? हाँ हो गया, ठीक है। चेक चेक चेक, ये सब बातें भी रिकॉर्ड हो गई। चलो, ऑल ओके ओके। हाँ सुनो ना, पहला जो केस लॉ है दैट इज ऑफ सैलमन वर्सेस सैलमन एंड कंपनी लिमिटेड केस। यहां पे क्या हुआ है? देयर वाज अ पर्सन मिस्टर सैलमन, ओके, देयर वाज अ पर्सन हुज नेम वाज मिस्टर सैलमन. He was carrying on the business of manufacturing boots as a sole proprietor. As a sole proprietor, what was he doing? He was manufacturing boots. जूते मैन्युफैक्चर करता था और उसे बेचता था. But now he wanted to expand his business, so he thought of incorporating a company.
आप लोग मुझे बता सकते हो पब्लिक कंपनी को इनकॉर्पोरेट करने के लिए कितने लोग लगते हैं पब्लिक कंपनी को? 7। तो अब देखो, अगर इन्हें, इस व्यक्ति को अगर पब्लिक कंपनी को इनकॉर्पोरेट करना है, वो तो एक ही है, और कितने लोग लगेंगे? 6 लोग। तो ऐसे कुल मिला के 7 पीपल आर रिक्वायर्ड टू इनकॉर्पोरेट अ पब्लिक कंपनी, और 3 डायरेक्टर्स लगते हैं, ठीक है? तो वो एक है और 2 व्यक्ति लगेंगे टू बिकम द डायरेक्टर. So what he did is he incorporated a company in the name of Salomon and Company Limited. And then he sold his sole proprietorship to this company. So basically now this company is doing the same business. That is to manufacture and sale of boots. But now how he incorporated this company is, one, he himself, along with his wife. Okay. He had 1 daughter and he had 4 sons. मतलब परिवार का पूरा सदुपयोग उन्होंने किया, और ऐसे करके 7 लोगों को इकट्ठा कर लिया. ओके. एंड मेड दीज पर्सन्स द ओनर, मतलब द शेयर होल्डर्स ऑफ दिस कंपनी. साथ ही साथ 3 डायरेक्टर्स लगते हैं, तो वो खुद with his 2 elder sons became the director of this company Salomon and Company Limited. अब देखो, Salomon खुद प्रमोटर भी, डायरेक्टर भी, शेयर होल्डर भी. क्या ऐसा हो सकता है? बोलो ना. यस. कुछ समय बाद कंपनी को पैसों की जरूरत महसूस होने लग गई. उतना ही नहीं, सिर्फ प्रमोटर, डायरेक्टर, मैनेजर, ओनर नहीं, अब तो मिस्टर सैलोमन ने खुद ने क्या किया? कंपनी को लोन दिया बाय वे ऑफ सब्सक्राइबिंग इट्स सिक्योर्ड डिबेंचर्स वर्थ 10,000 pounds. इट इज अ ब्रिटिश केस लॉ, इसलिए पाउंड्स में ये फिगर्स है, बट डज नॉट मैटर. बेसिकली इसी लाइन पे ये सारे फीचर्स रूल आउट हुए हैं, ठीक है? तो अब देखो, अभी तो प्रमोटर तो है ही, वो डायरेक्टर भी है, शेयर होल्डर भी है. अब वो कौन बन गए? डिबेंचर होल्डर, मतलब कंपनी के क्रेडिटर. हाँ या ना? कंपनी के कौन बन गए? वो क्रेडिटर भी बन गए, और वो भी बाय सब्सक्राइबिंग द सिक्योर्ड डिबेंचर्स ऑफ दिस कंपनी. कुछ समय तक ये कंपनी का बिजनेस चला, कुछ समय तक ये कंपनी का बिजनेस चला, बट लेटर ऑन this company got shut. This company got closed. It was dissolved. देखो हमारे बेचारे सैलोमन रो रहे हो, देखो उनके आंखों में से आंसू गिर रहे, रो रहे हो. जो कंपनी को इन्होंने इनकॉर्पोरेट किया था, अब वो डूब गई, इनसॉल्वेंट हो गई, बेचारी डिसॉल्व करनी पड़ी. और जब ये डिसॉल्व हुई, कुछ बैलेंस शीट ऐसी थी कि टोटल एसेट्स वर ओनली 6,050 pounds, whereas liabilities were some secured debentures 10,000 and some unsecured creditors 8,000. देखो, एसेट्स हो गई है कम और लाइबिलिटीज हो गई है, मतलब क्या? कंपनी इनसॉल्वेंट है, एंड देयरफॉर इट हैड टू बी डिसॉल्व्ड. अब देखो, जब कभी भी कोई भी पर्सन इनसॉल्वेंट डिक्लेयर होता है, देखो मैं पर्सन इस शब्द का इस्तेमाल कर रही हूं, तो पर्सन कुड बी ईदर नेचुरल और आर्टिफिशियल. यहां पे इस केस में कंपनी क्या है? आर्टिफिशियल. तो अब देखो, जब कभी भी कोई भी पर्सन इनसॉल्वेंट डिक्लेयर होता है, एसेट्स आर यूटिलाइज्ड टू रीपे द डेट. और डेट किस ऑर्डर में पे होती है? सबसे पहले सिक्योर्ड क्रेडिटर्स, अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स, फिर देखो प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स, प्रेफरेंस इन रीपेमेंट ऑफ कैपिटल, और फिर होते हैं हमारे इक्विटी शेयर होल्डर्स. तो आप खुद बताओ, ये 6050 pounds विल बी यूटिलाइज्ड फॉर पेमेंट ऑफ व्हाट? पूरा, इनफैक्ट पूरा का पूरा एसेट रीपे किया जाएगा टू द सिक्योर्ड क्रेडिटर्स हु आर द डिबेंचर होल्डर्स. अब मुझे बताओ, ये डिबेंचर होल्डर कौन है? सैलोमन खुद है. तो जैसे ही लिक्विडेटर ने अनाउंस किया
क्या अनाउंस किया कि ये जो पैसा है सैलमन को चले जाएगा। बाकी के क्रेडिटर्स ने चिल्लाना शुरू कर दिया ना, कहा हे जज साहब देखो हमारे साथ गलत हो रहा है। ऐसे ही बोलेगे ना। सैलमन ने खुद ने ये कंपनी इनकॉर्पोरेट कर दी अपनी बीवी बच्चों के साथ, कंपनी इनकॉर्पोरेट कर ली, हमसे भी पैसा ले लिया, और जब अब वाइंडिंग अप का समय आ रहा है जितने भी एसेट्स है अपने पास वापस से ले लिया है। गलत हो रहा है जज साहब, अब ये पैसा उसको मत दो, ये पैसा हमको दो। हमको मतलब कौन है ये? हम लोग अनसिक्योर्ड, द अदर क्रेडिटर्स अपार्ट फ्रॉम सैलमन। तो अब मुझे बताओ, सपोज आप जज होते तो आप क्या बोलते? क्या सैलमन जो करने जा रहा है, मतलब ये पैसा अपने पास रखना, क्या वो सही हो रहा है? या ये जो अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स क्लेम कर रहे हैं, क्या वो सही हो रहा है? सैलमन जो कर रहा है वो सही हो रहा है। मतलब कल जाके मैं कंपनी इनकॉर्पोरेट कर लूंगी और फिर वाइंडिंग अप के वक्त में पैसा अपने पास रख लूंगी, तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है। हाँ एग्जैक्टली, समझने की कोशिश करो, ये लोग जो कह रहे हैं वो एकदम सही है। ये जो पैसा मुझे मिल रहा है, मुझे मतलब यहां पे सैलमन को मिल रहा है, दिस ही इज गेटिंग एज अ सिक्योर्ड क्रेडिटर। इनफैक्ट सबसे ज्यादा पैसा तो उसका डूबा है। आप देखो उसके डिबेंचर्स 10,000 के थे, जिसके बदले में उसको सिर्फ 6,000 मिल रहा है। एज अ शेयर होल्डर उसके बाइक मतलब बीवी के, बच्चों के जो भी पैसे है वो तो उसके लिए उसको कुछ भी नहीं मिला। मिला क्या? कुछ भी। क्योंकि अब देखो सिक्योर्ड डिबेंचर्स का ही फुल रीपेमेंट नहीं हुआ, उसके बाद तो अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स थे, उसके बाद शेयर होल्डर्स थे। तो एज अ शेयर होल्डर उसका भी तो नुकसान हुआ है ना। जो पैसा उसने लिया है, ही इज प्लेइंग मल्टीपल रोल्स एंड एवरी रोल आई टोल्ड ऑल हैज सर्टेन राइट्स एंड हैज सर्टेन ड्यूटीज। तो एज अ शेयर होल्डर उसकी ड्यूटी होगी कि पहले एसेट्स दिए जाए टू आउटसाइडर्स, क्योंकि अगर कंपनी मेरी है, शेयर होल्डर मतलब मैं ओनर हूं, तो पहले मुझे अपने बारे में नहीं सोचना है, दूसरों के बारे में सोचना है। नहीं आ रही है बात समझ में? तो वो उसकी ड्यूटी थी एज अ शेयर होल्डर, बट उसका राइट है एज अ क्रेडिटर। क्या राइट है? टू गेट दीज एसेट्स। तो ये जो पैसा उसने लिया है is not in the capacity of a shareholder, it is in the capacity of a secured creditor। तो जो हो रहा है वो एकदम सही हो रहा है। तो वही चीज हुई कि जब पैसा देने का समय आया तो बाकी के क्रेडिटर्स ने उंगली उठाई और कहा कि हे जज साहब, ये तो हमारे साथ गलत हो रहा है, हमें ये पैसा दो, सैलमन को नहीं। फिर फाइनली जो जजमेंट आया वो ये आया। मैं चाहती हूं आप लोग सब एक साथ इस जजमेंट को रीड करें। चलो मेरे साथ, कम ऑन। द कोर्ट हेल्ड दैट सैलमन एंड कंपनी लिमिटेड वाज अ रियल कंपनी, ऑल द लीगल रिक्वायरमेंट्स। अ कंपनी इज अ लीगल पर्सन। Also, the company's assets must be applied in payment of secured debt, as a secured creditor is entitled to pay out of assets on which his debt is secured in priority to the unsecured। तो ये जो पेमेंट दिया गया है एकदम सही दिया गया है, फर्स्ट टू द सिक्योर्ड डिबेंचर होल्डर Who was, इत्तेफाक की बात ऐसी थी, मिस्टर सैलमन हिमसेल्फ। तो जो किया है सही है या गलत है? कंपनी अलग, सैलमन अलग। आप ये नहीं कह सकते कि सैलमन ने अपने परिवार के साथ कंपनी इनकॉर्पोरेट कर ली, वही कंपनी और वही उसकी फैमिली, ऐसा नहीं है। उसकी फैमिली अलग और कंपनी अलग। गेटिंग दिस और नो? सो कंपनी का होता है एक सेपरेट लीगल स्टेटस, एग्जिस्टेंस इन द आईज ऑफ। तो सबसे पहला केस लॉ जो मैंने आपको पढ़ाया है, नाम क्या, एक बार वापस से आप मेरे लिए दोहरा सकते हो? बोले तो सैलमन वर्सेस सैलमन एंड कंपनी। दूसरा केस लॉ इज ली वर्सेस ली एयर फार्मिंग लिमिटेड।
देखो यहां पे क्या हुआ था. Mr. Lee was a qualified pilot, okay, and he incorporated a company with his friends in the name of Lee Air Farming Limited. नाम से आपको समझ में आ जाएगा कंपनी का काम क्या है. एयर फार्मिंग, बेसिकली इट्स अ न्यू टेक्निक ऑफ फार्मिंग. ओके, मॉडर्न टेक्निक्स में आता है फार्मिंग के, जहां पे आप ये पिक्चर में आपको नजर आ रहा होगा, राइट साइड के पिक्चर में हम हमारे फार्म्स पे फर्टिलाइजर्स डालते हैं ताकि कीड़े ना लगे क्रॉप्स को. सो अब ये ट्रेडिशनल मेथड ना फॉलो करते हुए मॉडर्न टेक्निक्स ऑफ फार्मिंग में क्या होता है, ये जो छोटे चार्टर्ड प्लेन्स होते हैं, देयर आर गैजेट्स अटैच टू दैट प्लेन, और जो फर्टिलाइजर्स पूरे के पूरे खेत पे डालते हैं, स्प्रिंकल करते हैं. तो बेसिकली इनकॉर्पोरेटेड द कंपनी टू डू फार्मिंग, एयर फार्मिंग. दीज आर द मॉडर्न टेक्निक्स ऑफ फार्मिंग. ठीक है. सो नाउ मिस्टर ली विथ हिज फ्रेंड्स incorporated a company to do this work of air farming, and it was in the name of, bolo na, Lee Air Farming Limited. So now basically he is the promoter. He also became the manager, and as well as the owner, he also held certain amount of shares in this company. साथ ही साथ मिस्टर ली जो थे ना, he was also himself a professional qualified pilot, and therefore he was also working as an employee, as a pilot in this particular company. कैसा हो सकता है? Swapnil sir and Ankita ma'am, okay, are the co-owners of Swapnil Patni Classes LLP. So we are the owners, okay, of this particular LLP. We are also the shareholders of this particular LLP, but we are also working as teachers under this LLP. कैसा पॉसिबल है कि क्योंकि हम डायरेक्टर है एलएलपी के या शेयर होल्डर है, वी कैन नॉट बिकम द टीचर? क्या ऐसा है? आर वी ऑल्सो वर्किंग एज अ टीचर अंडर दिस एलएलपी? अरे बोलो ना, हाँ है ना? तो वैसा ही सिमिलरली माय डियर फ्रेंड्स, इवन दिस मिस्टर ली वाज वर्किंग एज अ पायलट फॉर दिस कंपनी. सिंपल, किसी और को हायर करना है तो मैं खुद क्यों नहीं? कोई और टीचर को बुलाओ, उसके बदले मैं खुद क्यों नहीं? मेरी इनकॉर्पोरेटेड कंपनी में अगर मैं नहीं पढ़ाऊं तो फिर क्या है? नहीं आ रही है बात समझ में? वैसे ही यहां पे, सो ही वाज आल्सो द चीफ पायलट, ओके, ऑफ दिस पर्टिकुलर एलएलपी. अब इस कंपनी की एक पॉलिसी थी, वर्कमैन कॉम्पेंसेशन पॉलिसी, ओके. और ये वर्कमैन कॉम्पेंसेशन पॉलिसी के हिसाब से अगर सपोज कंपनी के लिए काम करते वक्त कुछ हादसा हो जाता है, ऐसे बहुत सारी इंडियन फैक्ट्रीज में भी वर्कमैन कॉम्पेंसेशन एक्ट अप्लाई करता है, जिसमें सिमिलर चीजें दी गई है इन द लॉ इटसेल्फ. वर्कमैन कॉम्पेंसेशन एक्ट में वही चीज कही गई है कि सपोज इफ यू आर वर्किंग इन अ फैक्ट्री और कुछ हादसा हो जाता है एंड यू आर से फिजिकली इंजर्ड, ओके, कोई मशीन के साथ काम करते वक्त हाथ कट गया, उंगली कट गई, पैर फंस गया, या जो भी है, किसी की डेथ हो गई, तो बेसिकली इस एक्ट के तहत द फैमिली मेंबर्स गेट कॉम्पेंसेशन इफ दैट एम्प्लॉय इज नो मोर. या सपोज अगर फिजिकली इंजर हो जाते हो एंड यू कैन नॉट वर्क एनी मोर, देन यू विल योर सेल्फ गेट द कॉम्पेंसेशन. और अगर आप नहीं हो तो ऑब्वियसली हु इज गोइंग टू गेट द कॉम्पेंसेशन ऑन योर बिहाफ? योर फैमिली मेंबर्स. तो ये कंपनी को भी ये एक्ट अट्रैक्ट करती थी, जिसके तहत अगर किसी एम्प्लॉय की डेथ हो जाती है ड्यूरिंग हिज एम्प्लॉयमेंट पीरियड, ड्यूरिंग हिज वर्क टाइम की बात चालू है, देन द फैमिली मेंबर्स विल गेट द कॉम्पेंसेशन. Unfortunately, my dear friends, एक बार Mr. Lee died while he was piloting the company's aircraft. कितने नौटंकी हो ना आप लोग, सीरियसली, नौटंकी की दुकान. Mr. Lee died, okay, while piloting for the company's aircraft. And because he died while piloting for the company's aircraft, his widow, okay, मतलब उनकी वाइफ, she claimed compensation to the company under the Workmen Compensation Act. तो अब देखो, कंपनी ने कॉम्पेंसेशन देने से मना कर दिया. कंपनी ने कॉम्पेंसेशन देने से मना कर दिया.
कहते हुए मिसेस ली, आपके हस्बैंड वॉज द ओनर ऑफ दिस कंपनी, ओनर थे ना वो, अब अगर वो ओनर है, ही कैन नॉट बी रिगार्डेड एज अ वर्कमैन। वर्कमैन कॉम्पेंसेशन एक्ट में वर्कमैन को डिफाइन किया गया, वर्कमैन इज बेसिकली एन एम्प्लॉय। बट अगर आप खुद ओनर हो, यू कैन नॉट बी रिगार्डेड एज एन एम्प्लॉय। जैसे कि अगर मैं एम्प्लॉयर हूं, आई कैन नॉट बी रिगार्डेड एज एन एम्प्लॉय। नहीं, बात समझ में आ रही है? या तो आप मालिक हो गए या तो आप एम्प्लॉय हो गए। नहीं, बात समझ में आ रही है? जैसे कि सपोज आपकी पापा की दुकान है, किराना की दुकान। अब हो सकता है आपके पापा के नीचे 4 लोग काम करते हैं। सो पापा एम्प्लॉयर और वो 4 लोग कौन हो गए? एम्प्लॉयज। हाँ, हो सकता है पापा भी दुकान पे बैठते हैं, पापा भी काम करते हैं, बट अगर वो काम कर रहे हैं, ही इज नॉट एन एम्प्लॉय, ही इज नॉट अ वर्कमैन, ही इज व्हाट? वर्किंग इन द कैपेसिटी ऑफ द ओनर, क्योंकि वो शॉप उनकी है। अगर वो काम नहीं करेगी, किसी और को क्या दिलचस्पी होगी काम करने में? नहीं आ रही है बात समझ में? तो यही कंपनी कहने लग गई मिसेस ली को, कहने लग गई, हे मिसेस ली, योर हस्बैंड इज द ओनर ऑफ दिस कंपनी, ओनर, ही इज नॉट अ वर्कमैन। अगर वो काम कर भी रहे थे, इट वॉज इन द कैपेसिटी ऑफ द ओनर, नॉट एज अ वर्कमैन। और अगर वो वर्कमैन नहीं है, you are not eligible to get this compensation. You are not eligible to get this compensation. और ऐसे करके कंपनी ने मिसेस ली को कॉम्पेंसेशन देने से मना कर दिया। एंड thus मिसेस ली फाइल्ड अ केस अगेंस्ट द कंपनी। इसलिए फिर केस लॉ का नाम भी आता है ली वर्सेस, ली मतलब वो मिसेस ली है, मिसेस ली वर्सेस ली एयर फार्मिंग लिमिटेड। अब मुझे बताओ, सपोज आप जज होते हैं, और ये केस के दोनों पहलू मैंने आपको बताया, ओके? आप मुझे बताओ, क्या मिसेस ली एलिजिबल है ये कॉम्पेंसेशन के लिए? है, बट उनके हस्बैंड तो ओनर है ना। तो अगर वो ओनर है, वो वर्कमैन नहीं है। और अगर वो वर्कमैन नहीं है, वर्कमैन कॉम्पेंसेशन एक्ट अट्रैक्ट ही नहीं होगा उनको, तो कैसे कॉम्पेंसेशन मिलेगा मिसेस ली को? अरे बोलो ना। कौन बोल रहा है? हाँ बोलो। नहीं, while flying he died, so he will be considered as an employee, ऐसा नहीं कह सकते। रीजनिंग गलत हो गया ना आपका। हाँ, तो वो पायलट था, तो ही इज प्लेइंग मल्टीपल रोल्स, बट फॉर हु? आप समझने की कोशिश करो, समझने की कोशिश करो। देखो, कंपनी ये कह रही है, यू हैव टू डिफेंड मी। सपोज मैं कंपनी हूं, ठीक है, मैं कंपनी की लॉयर हूं, आप मिसेस ली के बिहाफ पे फाइट कर रहे हो, यू आर मिसेस ली का लॉयर, ठीक है। मैं कह रही हूं, मैं कौन? मतलब कंपनी की लॉयर। मैं कह रही हूं कि हे जज साहब, मिसेस ली के जो हस्बैंड थे वो ओनर थे इस कंपनी के, और क्योंकि वो ओनर है इस कंपनी के, ही कैन नॉट बी रिगार्डेड एज एन एम्प्लॉय, and because he is not an employee, this act will not attract in this case. तो इसीलिए उनको कॉम्पेंसेशन नहीं मिलेगा। तो अब आप लोग मुझे डिफेंड करो, आप मुझे रॉन्ग प्रूफ करो। आप मुझे रॉन्ग कैसे प्रूफ करोगे? रॉन्ग आपको इस तरह से मुझे प्रूफ करना होगा कि आपको ये बताना होगा कि ली जो है वो एम्प्लॉय है, और क्योंकि वो एम्प्लॉय है, ये एक्ट अट्रैक्ट होगा और उनको कॉम्पेंसेशन मिलेगा। ओके, वेरी गुड। सो बेसिकली अब आपने मेरे बेस को ही कट कर दिया। आपने कहा कि मैम, ओ मैम, ये जो मिस्टर ली है, ही इज एन एम्प्लॉय वर्किंग नॉट फॉर द शेयर होल्डर्स बट फॉर द कंपनी, क्योंकि कंपनी अलग, ओनर्स अलग। Even if I hold, let me tell you, 90% shares of Infosys Limited, I will not become Infosys.
अभी भी इंफोसिस अलग, मैं अलग। और अगर आप इंफोसिस के एम्प्लॉय हो, आप ये नहीं कह सकते दैट यू आर वर्किंग फॉर मी बिकॉज आई एम होल्डिंग 90% शेयर्स। आप अभी भी यही कहोगे यू आर वर्किंग फॉर इंफोसिस लिमिटेड। मैं अलग, इंफोसिस अलग, ली अलग, ली एयर फार्मिंग लिमिटेड अलग। ली किसके लिए काम कर रहा था? कंपनी के लिए काम कर रहा था, कंपनी के शेयर होल्डर्स के लिए नहीं कर रहा था। शेयर होल्डर्स अलग, कंपनी अलग। तो ये दूसरा जजमेंट है, सिग्निफिकेंट जजमेंट, जहां पे ये एस्टैब्लिश हुआ था कंपनी अलग, मेंबर्स अलग। और देखो यही उसका जजमेंट था जो आप लोग सब रीड करोगे एक साथ। कम ऑन विथ मी, चलो। The court held that Lee was a separate person. Thus, there was a valid contract between Lee and the company. Lee and the company. Lee and the company. Lee किसके लिए काम कर रहा था? शेयर होल्डर्स के लिए या कंपनी के लिए? As Lee was in the course, his widow was entitled. तो उनको कॉम्पेंसेशन मिल। बोलो दोनों केस लॉस के नाम जो अभी तक मैंने आपको पढ़ा है, बोलो तो। सैलोमन वर्सेस सैलोमन एंड कंपनी लिमिटेड, ली वर्सेस ली एयर फार्म, और एक तीसरा और आखिरी केस लॉ आज के दिन के लिए, एंड दैट इज गुजार वर्सेस द कमिश्नर ऑफ इंडिया। ये फाउंडेशन में बताया था मैंने, ये भी बताया था। चलो बेस्ट है। देखो अभी सुनो, देयर वाज अ टी कंपनी, ओके, और टी कंपनीज जो होती है, टी कंपनीज या कॉफी प्लांटेशन कंपनीज या रबर मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज, इनका बिजनेस का स्ट्रक्चर कुछ ऐसा होता है कि उसमें दोनों भी चीजें होती है, एग्रीकल्चरल एज वेल एज मैन्युफैक्चरिंग। जैसे कि एनी वन ऑफ यू ऑल फ्रॉम केरला, साउथ इंडिया या आसाम साइड से कोई है वहां पे? हाँ देखो, वहां पे यूजुअली टी या तो फिर कॉफी के प्लांटेशंस होते हैं। कॉफी का प्लांट कभी आपने देखा है? नहीं देखा है, ठीक है। चाय के प्लांट्स देखे हैं? तो देखो सुनो मेरी बात, जैसे कि से कुर्ग अगर आप गए होगे, कुर्ग, तो वहां पे कॉफी प्लांटेशन बहुत ज्यादा फेमस है। देयर आर कॉफी जो रहता है ना, हाँ कॉफी के बीन्स होते हैं, ओके। सो बेसिकली प्लांट्स होते हैं, कॉफी के प्लांट्स होते हैं। सो बेसिकली व्हाट आर वी डूइंग? वी आर इनटू एग्रीकल्चर, जहां पे वी ग्रो कॉफी प्लांट्स। बट देखो, जब कॉफी प्लांट्स ग्रो होते हैं, दैट कॉफी इज इन द फॉर्म ऑफ अ फ्रूट। ऐसा नहीं होता कि उसको प्लग कर दिया और दूध में मिक्स करके कॉफी बन गया। हाँ, ऐसा नहीं होता है। जैसे स्ट्रॉबेरी प्लग कर दी और स्ट्रॉबेरी मिल्क शेक बन गया अगर दूध के साथ मिक्स कर दिया, वैसा नहीं होता है। कॉफी बनाने के लिए एक्चुअल वो जो ब्राउन बीन्स आप देखते हो, उसको बनाने की एक मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस होती है। So first you dry up the fruit, then you process it, then the beans come out, then you crush it and then you get the coffee powder. So there is a process. अब दिक्कत क्या हो रही थी? टी कंपनीज, रबर कंपनीज, कॉफी कंपनीज were doing both agricultural as well as manufacturing activities. एग्रीकल्चर मतलब खेती करना, मतलब वो प्लांट्स को ग्रो करना, और मैन्युफैक्चरिंग मतलब दिस प्रोसेस जहां पे टी प्लांट ग्रो करने से वी आर गेटिंग कॉफी पाउडर। इसमें बहुत बड़ी गैप है जिसमें दोनों चीजें, एग्रीकल्चरल भी और नॉन एग्रीकल्चरल मतलब मैन्युफैक्चरिंग भी। दिक्कत यह हो रही थी, एग्रीकल्चरल इनकम इज एग्जेम्प्ट अंडर इनकम टैक्स एक्ट। हाँ या ना? तो खेती पे आप करोड़ों भी कमा लो, 0% टैक्स, 0% टैक्स, नो इनकम टैक्स इज टू बी पेड ऑन एग्रीकल्चरल इनकम। बट अगर आपकी मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटीज है और उससे कुछ प्रॉफिट होता है, देन यू हैव टू पे टैक्स, राइट? अगर मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटी है, आई एम मैन्युफैक्चरिंग अ मोबाइल फोन, आई एम मैन्युफैक्चरिंग अ लैपटॉप, ओके, आई एम मैन्युफैक्चरिंग दीज डिस्पोजेबल कप्स, इट इज अ मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस, आई हैव टू पे टैक्स। दिक्कत ये हो रही थी कि मेरा बिजनेस दोनों का कॉम्बिनेशन है। मैं सिर्फ एग्रीकल्चर में नहीं हूं या मैं सिर्फ मैन्युफैक्चरिंग में नहीं हूं,
मेरा स्टार्ट से एंड तक के रिजल्ट में दोनों चीजें इनबिल्ट है और दोनों एक दूसरे के बिगर अधूरे हैं, हाँ या ना? तो कंपनीज क्या करने लग गई, जो भी प्रॉफिट कमा रही थी, ओके, उसको दो हिस्सों में कंपनीज को डिवाइड करना था, एग्रीकल्चर एंड मैन्युफैक्चरिंग, और इस पे टैक्स 0 और इस पे कंपनीज को फ्लैट, तब 30% टैक्स था कॉर्पोरेट्स को। ज्यादा से ज्यादा इनकम वो क्या बता रही थी, एग्रीकल्चरल। क्यों एग्रीकल्चरल? बिकॉज इट इज एग्जेम्प्ट फ्रॉम टैक्स, सिंपल। बट अब देखो, इट वॉज नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल टू डिटरमिन कि अगर कंपनी ने सपोज 1 करोड़ का प्रॉफिट कमाया है, ये एग्रीकल्चर एक्टिविटी की वजह से हुआ है और ये मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटी की वजह से हुआ, क्योंकि देखो ना, फाइनल प्रोडक्ट आप कॉफी पाउडर बेच रहे हो, आप कैसे कह सकते हो कि ये कॉफी पाउडर बेचने पे, सपोज 1 बॉटल बेचने पे मुझे सपोज 50 रुपए का मुनाफा हुआ है, ये 50 एग्रीकल्चर में से 30 हुआ है और 20 रुपए मैन्युफैक्चरिंग की वजह से हुआ है? क्या हम ये डिटरमिन कर सकते हैं? ये 50 रुपए एज अ होल ही है, स्टार्ट से लेकर एंड चीज करने के वजह से मेरे को 50 रुपए का 1 बॉटल पे मुनाफा हुआ है, उसको मैं स्प्लिट कर ही नहीं सकती हूं। इतना प्रॉफिट उसमें से एग्रीकल्चरल एक्टिविटी की वजह से और इतना जो है वो मैन्युफैक्चरिंग की वजह से। तो इसलिए इनकम टैक्स एक्ट में आपको सिखाएगी पूजा मैम भी, इनकम टैक्स एक्ट में बताया गया है, ये टी कंपनीज, ये रबर मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज, ये कॉफी मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज, इनकम टैक्स एक्ट में ही हमने कह दिया है, अगर आपको 100 रुपए का प्रॉफिट हुआ है, हम अज्यूम करेंगे, प्रिज्यूम करेंगे, मतलब हम मान लेंगे, रियलिटी छोड़ दो जो है, हम मान लेंगे कि 60% एग्रीकल्चरल प्रॉफिट है और 40% मैन्युफैक्चरिंग है, तो कुछ टेंशन ही नहीं। मतलब जो ज्यादा दिमाग चलाते हैं ना, वैसे लोगों का ये जो फ्रॉड के चांसेस ज्यादा होने की संभावना थी, उसको हमने क्या कर दिया, खत्म कर दिया। हमने कहा आप आपका दिमाग चलाओ मत, चुप रहो। ये प्रिज्यूम कर लेंगे इनकम टैक्स के लोग कि 60% एग्रीकल्चरल और 40% मैन्युफैक्चरिंग, तो 40% इनकम पे आपको 30% टैक्स देना पड़ेगा, खत्म है बात। समझ में आई है नहीं? तो वैसे ही ये एक टी कंपनी थी जिसके शेयर्स मिसेस गुजदार ने खरीदे थे। मिसेस गुजदार ने क्या किए थे, शेयर्स खरीदे थे। शेयर्स खरीद के क्या आप ओनर बन जाते हो? हाँ। सो शी वॉज द ओनर ऑफ अ टी कंपनी and this tea company declared certain dividend. So basically Mrs. Guzdar received dividend income from this particular company in respect of the shares that she was holding in this tea company. अरे बोलो ना, कुछ समझ रहा है हाँ या ना? मेरे साथ हो ना आप लोग? So now what happened is, जब उनको ये डिविडेंड इनकम मिली, उन्होंने बोला, सपोज उनको 100 रुपए डिविडेंड इनकम मिली, ठीक है, उन्होंने टैक्स सिर्फ 40 रुपीज पे दिया। उन्होंने टैक्स क्या किया, सिर्फ 40 रुपीज पे दिया, कहते हुए कि 60% इज एग्रीकल्चरल इनकम, 40% इज मैन्युफैक्चरिंग इनकम, सो 40 रुपीज पे मैं टैक्स दूंगी। कुछ समझा उन्होंने क्या किया? अब मुझे बताओ, मिसेस गुजदार को कितने अमाउंट पे टैक्स देना चाहिए? देखो यहां पे लिखा हुआ है, मिसेस गुजदार कंटेंडेड दैट हर डिविडेंड इनकम शुड बी ट्रीटेड एज एग्रीकल्चरल इनकम up to 60% as in the case of tea company on the ground that dividend received by shareholders represented the income of the company and thus should be exempt from tax. Question to you all is आपका favorite MCQ जैसा पूछ रही हूं मैं। मिसेस गुजदार को आपको ABCD में जवाब देना है, ठीक है? ऑल माई स्टूडेंट्स, कितने अमाउंट पे इनको टैक्स देना चाहिए? कितने अमाउंट पे इनको टैक्स देना चाहिए? ए, पूरा का पूरा 100 रुपीज पे, बी 60 रुपीज पे, सी 40 रुपीज पे, एंड डी नन ऑफ द अबव, कुछ और। हाउ मेनी ऑफ यॉल आर सेइंग ए? मेजॉरिटी ऑफ यॉल। हाउ मेनी ऑफ यॉल आर सेइंग बी? बी कोई नहीं कह रहा है 60 रुपीज पे टैक्स देना चाहिए। हाउ मेनी ऑफ यॉल आर सेइंग सी? सी, एक ही बच्चा है।
और डी कितने लोग कह रहे हैं? तो बाकी के लोग कहां गायब हो जा रहे हैं? कि वो ये सोच रहे हैं कि बाजू वाली क्या सोचेगी. So yes, those students who have given me the answer A, no, fortunately for this case is totally correct. She should be giving tax on the 100% income that she has received. Why is the question? Come on. बोलो. वेरी गुड, क्लैप हैंड्स फॉर हर. क्या बात है, बहुत ही बड़ा. सुनो मेरी बात, ये जो इनकम कमाई है वो इनकम किसने कमाई है? मैन्युफैक्चर और एग्रीकल्चर एक्टिविटी की वजह से कंपनी ने. गुजदार ने थोड़ी ना एग्रीकल्चरल या मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटी किया है, उसने तो इन्वेस्टमेंट एक्टिविटी किया है ना. अरे हो के हाँ है ना, हाँ है ना. उसके लिए तो इट इज प्योर इन्वेस्टमेंट एंड रिटर्न एक्टिविटी. एग्रीकल्चरल और मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटी इज बीन डन बाय द कंपनी. तो कंपनी अपनी इनकम 60-40 में स्प्लिट करेगी. गुजदार ने कुछ एग्रीकल्चरल या मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटी नहीं किया है, उसके लिए इन्वेस्टमेंट एक्टिविटी है जिसके ऊपर फुल इनकम पे टैक्स देना चाहिए. अर्लियर इनकम टैक्स मतलब इनकम फ्रॉम डिविडेंड वाज एग्जेम्प्ट फ्रॉम टैक्स. अभी वापस से उस पर टैक्स लगाना शुरू हो गया है. उसके भी इफ्स एंड बट्स है जो इनकम टैक्स में आपको बताए जाएंगे, बट जो भी है पते की बात ये है, नाउ डिविडेंड income is an investment income for Mrs. Guzdar, and thus she will have to pay tax on the full dividend income received by her, and she cannot split it into 60 and 40. Guzdar alag, company alag, separate legal identity. Read कीजिए ये decision everyone together. Come on. Held that the company was but the same income when received by the shareholder is dividend income and could not be regarded as agricultural income, and thus tax was payable on the dividend income. तो पूरे के पूरे अमाउंट पे उसको टैक्स देना पड़ेगा. तीनों भी केस लॉस के नाम बोलो तो चलो. Salomon versus Salomon and Company, Lee versus Lee Air Farm, एंड गुजदार वर्सेस द कमिश्नर ऑफ इनकम. तो कमिश्नर कह रहा था पूरे इनकम पे दो टैक्स, और ये कह रही थी पूरे इनकम पे नहीं, मैं सिर्फ 40% पे टैक्स दूंगी. फाइनल जजमेंट वाज इन फेवर ऑफ द कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स. कंपनी अलग, गुजदार अलग. तो ये मेरा आखिरी जो था वो आखिरी फीचर था ऑफ अ कंपनी, दैट इज सेपरेट लीगल. और ऐसे करके हमारे सारे के सारे फीचर्स खत्म हो जाते हैं. देखो कंपनी कैसी होनी चाहिए. ओके, कंपनी कैसी होनी चाहिए. अगर मैं आपको पूछती हूं ना आज के बाद कि कंपनी कैसी होनी चाहिए, आप बोलोगे मैम कंपनी टॉप क्लास होनी चाहिए. एक नंबर. कैसी होनी चाहिए? टॉप क्लास. टी इज फॉर ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ शेयर्स. ओ इज फॉर ओनरशिप अलग, मैनेजमेंट अलग. P is for perpetual success. C is for common seal. L is for limited liability. A is for artificial. S for share capital. S for separate legal entity. और इसी separate legal entity पे हमने 3 केस लॉस देखे थे. तो वापस से मुझे बता, कंपनी कैसी होनी चाहिए? T is for, O is for ownership अलग, मैनेजमेंट अलग. P is for, C is for L, A is for, S for share capital, S for separate legal. क्या बात है, वेरी गुड. अब आपकी नोटबुक्स निकालो और वहां पे आप लोग लिखोगे हेडिंग में, यहाँ पे आप लोग कैरेक्टरिस्टिक्स मत लिखो, यहाँ पे फीचर्स लिखो. फीचर्स, कैरेक्टरिस्टिक्स और फीचर्स में भी कुछ अलग होता है.
अगले कॉन्सेप्ट में बताऊंगी, फीचर्स ऑफ अ कंपनी, और फिर वहां पे मेमोरी टेक्निक दो टॉप क्लास, और हो सके तो बोर्ड पे देखे बिगर आप लिखने की कोशिश करना। और जब आप लिखोगे ना सेपरेट लीगल एंटिटी, सुन रहे हो क्या, उसके नीचे आपको 3 बुलेट्स करके तीनों भी केस लॉस के नाम लिखने होंगे, ठीक है? बिगर देखे लिखने की कोशिश करो। हटा दूं क्या इसको कि रहने दूं? ट्राई करो, चलो। We've all been told what success looks like, but what does it look like for you? कोशिश करो लिखने के लिए। अगर याद नहीं आ रहा है तो ही बोर्ड रेफर करना है। बताओ तो तीनों भी केस लॉस के नाम। सैलोमन वर्सेस सैलोमन एंड कम, ली वर्सेस ली एयर फार्मिंग लिमिट, एंड गुजदार वर्सेस कमिश्नर ऑफ। एक बार आखिरी बार बता दो एंड देन वी विल कॉल इट एन ऑफ फॉर टुडे। कम ऑन टेल मी, कंपनी कैसी होनी चाहिए? बोलो। पी इज फॉर, O is for ownership, अलग मैनेजमेंट, P is for perpetual success, C is for, L is for, A is for, S for share capital, S for क्या बात है, वेरी गुड। एंड थैंक यू ऑल फॉर योर पेशेंट लिसनिंग। आई विल सी यू ऑल टुमारो। थैंक यू, बाय बाय। इफ यू हैव एनी डाउट्स यू ऑल कैन आस्क मी राइट नाउ।